एक हमारा जो भांग पिया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां का मनोज सिन्हा, इसने अभी इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया, बोला कि नहीं नहीं नहीं, कश्मीर में जो हत्याएं हो रही हैं उसे जो है मजहबी चश्मे से नहीं देखना चाहिए, देयर इज नो रिलीजन इन इट। ऐसे भंगेरियों गंजेरियों को, भाजपा वालों, मत दो कोई भी पद। लोग मर रहे हैं, आधार कार्ड देखने वाले जो टेररिस्ट थे वो क्या पैन कार्ड उनका लिंक करवाने आए थे? मनोज सिन्हा बताएं मुझे कि जिन टेररिस्ट ने 4 लोगों को खींचकर आधार कार्ड देखकर गोली मार दी, वो आधार से उनका पैन लिंक करवाने आए थे। ये जो दोगलापन है ना मनोज सिन्हा जैसे लोगों का, और दुख हो रहा है मुझे, क्योंकि ये बोल रहा है कि बड़े वेल क्वालिफाइड व्यक्ति हैं। ऐसे क्वालिफाइड व्यक्ति जब इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो वो ऐसा नहीं, वो आदमी वहीं पे बैठा हुआ है, वो सत्य को निकटता से देख रहा है। तुम कह रहे हो कि नहीं 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 नहीं, इसमें तो रिलीजन नहीं देखना चाहिए। सत्य को देखते हुए, सत्य के बीच रहते हुए सत्य को नकारना अनभिज्ञता नहीं, धूर्तता है। आरजे सायमा का ये ट्वीट पढ़िए, यहां पे ये कह रही हैं कि इतने लोग मरे, इसमें इतने हिंदू थे, इतने मुस्लिम थे। तो आरजे सायमा ये भी तो बताए कि उनको मारा किसने, उसका मजहब कौन बताएगा? वो तो 100% मुस्लिम थे। 1 जनवरी में कश्मीर फाइल्स का तुम पूरा गंग हो एकदम, अरे गजब क्या फिल्म बना दी है भाई, कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो तो बाहर आना ही चाहिए। और 2 जनवरी में तुम बोले कि नहीं नहीं, ये हत्याएं जो कश्मीर में जो हिंदू मर रहे हैं उसको रिलीजन के एंगल से नहीं देखना चाहिए। क्लासिक केस ऑफ दोगलापन, जिसके लिए मोदी जी ये कहते हैं हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। लक्षण को पहचान कर बीमारी पर बात नहीं की गई तो आप बीमारी का निराकरण नहीं कर सकते हैं। वह क्षेत्र निरोग नहीं हो सकता जहां पर आप बोल रहे हैं, मतलब घाव में कीड़े पड़ गए हैं, बुलबुला मतलब निकल रहे हैं, वो आपको दिख रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही चोट है जी, इसमें कीड़े कहाँ हैं, ये कीड़े नहीं है, ऐसे कहकर आप नकार रहे हैं उस आतंकवाद को, तब आप उस बीमारी को कभी भी उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजौरी में जो 2 दिनों में, रविवार की शाम और फिर सोमवार, लगभग 6 लोग जो है मारे गए हैं। पहले दिन 4 मरे थे, जहां पे आधार कार्ड देखकर, मतलब उनके घर में आतंकी घुसे, उन्होंने उनसे आधार कार्ड मांगा, सुनिश्चित किया कि वो हिंदू हैं और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद फिर वहीं 3 घर जिसमें ये हत्याएं हुई थी, 4 लोगों को मारा था खींच खींच कर, उन्हीं 3 घरों में से एक में आईईडी यानी जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजन डिवाइसेज जो होते हैं, तो वो लगा, मतलब बम है जो घर में बनाए हुए बम होते हैं, तो वो लगाकर वहीं पे 10 लोग और इंजर्ड हुए हैं, मतलब घायल हुए, और 2 बच्चे, एक 4 साल का बालक था और उसकी एक कज़न थी 16 साल की, इन दोनों की हत्या जो है मंडे को ही है। तो टोटल हत्याएं हो गई 6, मरने वाले सबके सब हिंदू ही हैं। अब इसमें जो आपने हेडलाइंस देखी होंगी, 4 सिविलियंस किल्ड, 2 कजन्स किल्ड, ये सब करके, ये मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग इन द सेंस कि ये सिविलियंस की हत्या नहीं है। सिविलियंस की हत्या कब होती है? कहीं एक मार्केट प्लेस में, बाजार में बम फट गया, कोई आया और किसी ने, जो अमेरिका में होता है कि एक आदमी आया और गोली मार रहा है, वो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग कर रहा है, वो किसी को देख नहीं रहा है कहाँ मार रहा है, उसको बस मारना है। या कहीं पे हादसा हो गया, मान लीजिए कि सड़क दुर्घटना हो गई और उसमें सिविलियंस मरते हैं। यहाँ पर जिस तरह से, मतलब कई बार तो ठीक है कि मारते हैं, हिंदुओं को मार दिया, या सिख टीचर थी उसको मार दिया, ये सब तो होता रहा है, लेकिन जब आप आधार कार्ड मांग कर सुनिश्चित करते हैं, और ये समाचार में आता है, ये डिटेल्स आपके पास पहले दिन से उपलब्ध थी, और उसके बाद भी आप लिखते हैं सिविलियंस किल, तो ये मिसलीडिंग हेडलाइन है। हेडलाइन होना चाहिए 4 हिंदूज किल्ड बाय इस्लामिक मिलिटेंट्स, सीधा, मिलिटेंट्स भी नहीं, टेररिस्ट शब्द का प्रयोग होना चाहिए। ये जो है टारगेटेड किलिंग, ये 370 जब से हटा है उसके बाद से ये अधिक होने लगे हैं। मतलब हमने सबने पढ़ा है कि कश्मीर से बाहर के जो मजदूर हैं, कोई ठेला लगा रहा है, जैसे एक बिहारी था उसको मार दिया पॉइंट ब्लैंक
रेंज से मारा था, एक यूपी का था उसको मार दिया था। फिर चलते फिरते किसी को भी आकर, और ये सब इनको एक तरह से हाइब्रिड टेररिस्ट बोला जाता है कि ये बस छुपे रहते हैं और इनको हायर किया जाता है और ये जाके किसी को किसी दिन गोली मार देते हैं। इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है क्योंकि पास में जाके इनको मारना होता है और ये बहुत ही सुलभ रूप से उपलब्ध होते हैं, मुंह ढका होता है या जो भी होता है। ऐसे लोग पकड़े जाते हैं नहीं पकड़े जाते हैं वो अलग विषय है, लेकिन इस तरह से टारगेटेड किलिंग चल रही थी। आपको याद होगा स्कूल की शिक्षिका थी, उसमें भी घुसकर मारा था, मुस्लिम शिक्षकों को छोड़ दिया था। तो ये सारी घटनाएं लगातार मार मार कर, इनका उद्देश्य सदैव ही रहा है भय फैलाने का। देखिए जो टेररिज्म था जो 2019 के बाद धीरे धीरे करके बंद हो गया, जो क्रॉस बॉर्डर होता था, इधर बम फोड़ दिया, 25 लोग मर गए, 30 लोग मर गए, इस तरह की चीज़ें वो बहुत कम होने लगा। हालांकि पुलवामा में भी हुआ था और उसमें भी 38-40 हमारे जो जवान थे वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन जिस तरह से पूरे भारत में हमेशा कभी दिवाली पे सरोजनी नगर में बम फट रहा है, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हो रही, ये सब जो हो रहा था वो 2014 के बाद ही कम हो गया। उसमें ठीक है हमारी आर्मी ने, हमारी अलग अलग एजेंसियों ने अपने काम को थोड़ा और उत्कृष्ट तरीके से करना आरंभ किया, जिसके कारण हम बच रहे हैं, हम पर ये आतंकी हमले नहीं। तो वहाँ पर जो होता था वो होता था वही इनका है कि पूरे राष्ट्र को यह बताना कि हम हैं और अब पाकिस्तान चढ़ाई कर देगा, ये सब रहता था। अब कश्मीर में 370 हटने के बाद क्या हो रहा है 2019 के 5 अगस्त के बाद, कि इनका पर्पस, चूंकि एक तो इनकी फंडिंग जो 20,000 के लगभग एनजीओज थी जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त होती थी, कन्वर्जन में लिप्त होती थी, उनकी ये सब जो भी था उसका FCRA क्लियरेंस ये सब जो है रद्द किया गया, वो अब ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो फंडिंग नगण्य नहीं हुई लेकिन घटी है और बहुत ही ज़्यादा घट गई है। उसके बाद सर्विलेंस बढ़ा है, तो पाकिस्तान जो पुश करता था हमेशा वो घटा है। फिर कश्मीर में कश्मीरियों का, कश्मीरी मुस्लिम्स जो थे उनको पैसे देकर, उनको उकसाकर जो जो लोग काम कर, चाहे मिर्वाइज फारूकी था वो करता था या गिलानी था वो करता था, या और भी जो लोकल टेररिस्ट लीडर्स थे जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अलगाववादी नेता के नाम थे, आतंकवादी नेता वो, लेकिन उनको अलगाववादी कहा जाता था, ये लोग किया करते थे। अब जो है वो सब खत्म हो गया है और जो ही कोई टेररिस्ट पैदा होता है, इंडियन आर्मी ने कह रखा है कि उनका जीवन जब से वो टेररिस्ट बनते हैं 2 से 3 महीना होता है, उसको टारगेट करके मार देते हैं, क्योंकि इसमें जो है सेना को एक तरह से अभी छूट मिली हुई है और वो यह केयर नहीं कर रही है कि बैक होम में मतलब बात क्या होगी, दिल्ली में क्या चर्चा होगी, मीडिया हमें क्या कहेगा। एक तो यह भी है, और इसी के साथ यह भी हुआ कि मोदी सरकार 2019 के बाद कश्मीरी हिंदुओं के पुनर्वास की भी योजना बना रही है। और जब से ये बाइफर्केशन हुआ है, विधानसभा उनकी एक तरह से रद्द कर दी गई है और वहाँ पे चुनाव अब दोबारा होने वाले हैं, तब क्या हो रहा है कि मेरी समझ से वहाँ के जो स्थानीय कुछ नेता हैं, जो कहने को राजनीतिक नेता हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि न तो पुनर्वास हो सके हिंदुओं का, क्योंकि हमने फारूक अब्दुल्ला का बयान सुना है, वो कह रहे हैं कि नहीं, कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। मतलब आप सोचिए कि जो 100 साल पहले जहां कश्मीर में 100% हिंदू और बौद्ध हुआ करते थे और आज वो सिमटकर 2% पर आ गए हैं, वहां का नेता जो 70-80 साल का होगा, जिसने पूरा ये प्रोसेस देखा है, वो कह रहा है कि कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने की चेष्टा की जा रही है और हम इसका विरोध करते हैं। ये तो वही बात हो गई कि हमारे मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया बाबरी के केस में। बाबरी किस पर बना हुआ था ये किसी को याद नहीं है। तो 100 साल पहले या 120 साल पहले 1900 ईस्वी में वहां पर हिंदुओं का प्रतिशत कितना था कश्मीर घाटी में या कश्मीर का पूरा क्षेत्र है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। चर्चा इस पे होती है कि नहीं, 1990 के बाद जो संख्या है उसमें फेरबदल नहीं होनी चाहिए। तो इसी कारण से उनकी शाह पर ये जो मिलिटेंट्स हैं या जो ऑन ग्राउंड ये जो एक्टिव हो जाते हैं, ये लोग जो क्लोज रेंज से मार रहे हैं घरों में घुस करके, ये एक भय जो है पैदा करना चाह रहे हैं उन लोगों में जो आकर यहाँ बसना चाहते हैं। और दूसरी बात यह भी है
कि सरकार वहाँ पर अलग अलग परियोजनाएं लगा रही हैं, प्रोजेक्ट्स लगा रही है, और मोदी बार बार वहाँ पे जा रहे हैं और बार बार अनाउंस करते हैं कि हम यहाँ के यूथ को टेररिज्म से निकालना चाहते हैं, हम फैक्ट्रीज लगाना चाहते हैं। सर्विसेज सेक्टर जैसे होटल हो गया, पर्यटन से और भी जुड़े जो सेक्टर्स होते हैं, उन सब को ये लोग बढ़ावा देना चाहते हैं, उसके लिए फंड्स भी जारी की गई है। तो इन लोगों को लगता है कि ये वही लालू यादव का बिहार वाला जो हुआ था उस तरह का है कि अगर मेरी जनता मूर्ख नहीं रहेगी, अगर हम उसको वर्ल्ड बैंक से जो शिक्षा के लिए फंड आ रहा है वो अगर हम दे देंगे, ये तो पढ़ लिख जाएगी, फिर मुझे वोट क्यों करेगी। और वही हुआ। ज्यों ही साक्षरता की दर जो है बिहार में बढ़ने लगी, दुनिया खुलने लगी, लालू जो है आउट ऑफ पावर हो गया। अब ठीक है, जोड़ तोड़ करके अभी किसी तरह है सत्ता में लालू पुत्र। तो वही यहां पर भी हो रहा है कि अगर मिलिटेंट्स ओपन कल्चर कर देंगे, वहां पे सिनेमा हॉल खुलने लगेगा, उनको लगने लगेगा कि दुनिया कैसी है और वहां एक्चुअल जॉब्स मिलने लगेंगे, तो फिर मस्जिद से बाहर निकलकर हाथ में पत्थर लेकर पत्थरबाजी करने वाले लोग वो तो मिलेंगे नहीं इनको रिक्रूट करने के लिए, क्योंकि अभी तो इनका फ्यूचर है। अभी इनको दिखेगा कि मैं नौकरी करके रिटायर हो सकता हूं, अपने घर का भरण पोषण कर सकता हूं, मतलब थ्योरेटिकली ये मान के चल रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है वी नेवर नो। लेकिन ये डर तो रहेगा ना उनको जो बाहर में बैठे हुए हैं, जो बाहर से कंट्रोल कर रहे हैं पूरे नैरेटिव को। तो उनके लिए क्लोज रेंज से ये सब हत्याएं करवाना ये तो अत्यावश्यक हो जाता है, और यही कारण है कि ये सब यहाँ पर हो रहा है। अब एक नैरेटिव चल रहा है जो यही पूरा गैंग जो इनका इंटेलेक्चुअल आईटी सेल एक तरह से आप कह सकते हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड कहने का तात्पर्य यह है कि ये कहीं एक ऑफिस में नहीं जाते हैं, और अनऑर्गेनाइज्ड होके भी ऑर्गेनाइज्ड कहने का तात्पर्य यह है कि एक इस तरह का इंसिडेंट होता है, जैसे हल्द्वानी वाला मामला हो रहा है, तो अचानक एक सुर में सारे लोग गाने लगते हैं, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड इनका नैरेटिव चलता है। वही यहाँ पर दिखा, इस पे फारूक अब्दुल्ला भी बोल रहा है, महबूबा मुफ्ती भी बोल रहा है, ये जो आरजे साइमा है, ये सब भी लोग बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मुस्लिम भी तो मरे हैं। अरे भाई, मुस्लिम जो मरे हैं वो कौन है? वो या तो आर्मी के हैं, या फिर पुलिस के हैं, या फिर सरकारी नौकरी करने वाले मुस्लिम हैं, या फिर कोलेटरल डैमेज है कि 5 हिंदुओं को मारा तो बगल में वो खड़ा था वो भी मर गया, इस तरह के मुस्लिम मरे हैं। तो ये नैरेटिव जो है वो ध्वस्त हो जाता है। और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तो ये लोग उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे नक्सली ट्रीट करते हैं छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में और दंतेवाड़ा ये सब एरिया में, कि कोई भी सरकार का कार्य कर रहा है तो वो हमारा दुश्मन है। तो इस कारण वो उनको मार देते हैं, फिर वो न जाति देखते हैं न धर्म देखते हैं। तो यहाँ पर भी टेररिस्ट जब किसी मुस्लिम को कश्मीर में मारता है तो उसका ध्येय यह होता है कि तुम सरकार के साथ हो, क्योंकि तुम सरकार की नौकरी कर रहे हो, तुम सेना में हो, तुम पुलिस में हो, तुम बैंक के कर्मचारी हो, तुम शिक्षक हो, हम तुमको मार देंगे। तो ये है, इस कारण से मुस्लिम मर रहे हैं। अब आरजे साइमा का ये ट्वीट पढ़िए, यहां पे ये कह रही हैं कि इतने लोग मरे, इसमें इतने हिंदू थे, इतने मुस्लिम थे। तो आरजे साइमा ये भी तो बताए कि उनको मारा किसने, उसका मजहब कौन बताएगा। ये जो तुम बोल रही हो कि मरने वाले नागरिक थे, वो अचानक से तुम ये क्यों नहीं बताते हो कि मारने वाले का मजहब क्या था। वो तो 100% मुस्लिम थे। और जब यह लोगों ने उनको पॉइंट आउट किया तो वो लिखती है कि हेट जो होता है ना, वो किसी भी मजहब में हो सकता है, धर्म में हो सकता है। देखो, सिखों का बेअंत सिंह था, ईसाई में ये क्रिश्चियन टेररिस्ट था, नाथूराम गोडसे तो इनका फेवरेट है ही, मतलब एक हत्या उसने की और वो आतंकवादी हो गया। इस पे कोई चर्चा नहीं करता कि उसने क्यों मारा गांधी को, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। गांधी को मार देने से वो टेररिस्ट हो गया, फिर तो पूरे भारत में जितने हत्यारे हैं जिन्होंने अपने भाई की, चाचा की या किसी की भी जमीन के विवाद में हत्या कर दी, या सड़क के एक्सीडेंट में किसी ने किसी को मार दिया, तो वो सब टेररिस्ट हो जाता है। और ये क्यों नहीं बताती आरजे साइमा कि विश्व में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं विश्व में, जिसमें इस्लामिक वर्ल्ड भी आता है, क्रिश्चियन वर्ल्ड भी आता है, हिंदुओं का तो 1-2 ही देश बचा है वो भी आता है, उसमें कितने प्रतिशत ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इस्लामिक है? 88%।
88% टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है मुस्लिम है। तो तुम ये डेटा क्यों नहीं देते हो? ये डेटा भी तो देना चाहिए आपको। भारत में जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं 100% मुस्लिम हैं, कोई भी जो है नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नक्सलियों को अगर आप हटा दे, नक्सली तो फिर वो टेररिस्ट है भी नहीं, वो तो मिलिटेंट्स कहे जाते हैं, उग्रवादी कहे जाते हैं। तो इस पर क्यों नहीं चर्चा करती? इसका भी धर्म बताओ, इनका भी मजहब बताओ कि ये लोग किस मजहब के हैं। उसी तरह फारूक अब्दुल्ला ने, ये सब जो है ना अचानक से दार्शनिक हो गए। ये जैसे राहुल गांधी आजकल प्रेम की पुड़िया नहीं बांट रहा है कि नफरत के बाजार में प्रेम बांटने निकला हूं, और उसके अनुयायी जो है अगले दिन मोदी जी की माता जी के देहांत पे उनको गालियां सुना रहे हैं। तो ये तो प्रेम बांट रहे हैं। तो फारूक अब्दुल्ला जो है उसी राव में बह रहे हैं कि नहीं, ये जो पूरे देश में हिंदू मुसलमान घृणा का जो माहौल बना हुआ है उसी कारण से ये हत्याएं हो रही हैं। कोई रीजन है इसका? कोई मतलब लॉजिक है, कोई तर्क है इस बात का कि कश्मीर में हिंदुओं का आधार कार्ड देखकर गोली मार रहा है कोई, और तुम उसको एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि ये तो जस्टिफाइड है जी, ये तो जी उधर पूरे भारत में हिंदू मुसलमान का एक जो नफरत का माहौल है उसके कारण हो रहा है। मुझे यह बताए फारूक अब्दुल्ला कि कितने हिंदुओं ने कितने मुसलमानों को घर से खींचकर उनका आधार कार्ड देखकर हत्या कर दी? कौन सी बात कर रहे हो भाई? उसी तरह महबूबा मुफ्ती जो है वो कह रही है कि ये जब भी इस तरह से होता है उसमें एक ही पार्टी को फायदा पहुंचता है। मरे तो मुस्लिम भी हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि एक पार्टी हिंदुओं के मरने पे फायदा उठा लेती है। वाह! और तुम लोगों का पूरा पॉलिटिक्स ही मुसलमानों के मरने पर जो निर्भर है, जिसका आधार ही है कि मुस्लिम जब तक नहीं मरेगा या मुस्लिम जब तक नहीं मारेगा तब तक तुम्हारी राजनीति ही नहीं चलेगी। तो महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, ये लोग कम से कम हिंदू मुस्लिम हेट की बात तो बंद कर दें। कौन था वहां पे मुख्यमंत्री जब हिंदुओं को रालेब गालिब चालेब बोला जा रहा था? जनवरी आ रही है, 1990 की जनवरी में जो हुआ और 1989 के दिसंबर में नवंबर में जो हो रहा था, वंदामा का नरसंहार हो गया, रजौरी में ही हुआ था, पुलवामा में जो नरसंहार हुए हैं, गिरजा टिक्कू हो गया, बीएल रैना हो गया, नीलकंठ गंजू हो गए, टीकाराम टपलू हो गए, इन लोगों की हत्याओं का कौन था जिम्मेदार? ये किस हेट से प्रभावित थे? वो हेट कौन सा था जो मस्जिदों के लाउड स्पीकर से बार बार याद दिलाया जा रहा था? उसकी बात तुम नहीं करते हो। उनसे तुम्हारी राजनीति जो चमकी है उस पर तो कोई चर्चा नहीं होती। उस पर भी तो कभी बैठकर विचारो कि जिस डेमोग्राफी के चेंज की बात कर रहे हो वो तुमने बदली है, तुम्हारे बाप ने बदली है। जिस हेट की तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारे बापों ने, महबूबा मुफ्ती के और फारूक अब्दुल्ला, और बाप क्या वो खुद भी इसमें शामिल था। तो तुम लोगों के कारण वो हेट आया है। और आज भी एक सामान्य हिंदू को कोई हेट नहीं है जब तक तुम बम नहीं फोड़ते रहोगे उसके बाजारों में, जब तक तुम जो है बिना काम का फायरिंग करके आधार कार्ड देख के मार रहे हो और तुम बोल रहे हो कि ये हेट के कारण हो रहा है। तुम सोचो ना कि उसके मन में कितना हेट होगा कि वो एक स्कूल में घुसता है और जो वहां पे नॉन मुस्लिम है उस शिक्षिका को गोली मारता है। हेट इसको कहते हैं। और ये हेट कहां सिखाया जाता है वो तुम भी जानते हो, वो मैं भी जानता हूं। और इन सब के बाद देखिए, एक हमारा जो भांग पिया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां का, मनोज सिन्हा, जिस आदमी को यूपी का मुख्यमंत्री बनाने पर तुली हुई थी भाजपा, वो तो भला हो कि योगी जी बनकर आ गए। ये भांग और गांजा का या पता नहीं किस पदार्थ का सेवन करता है कि इसने अभी इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया, बोला कि नहीं नहीं नहीं, कश्मीर में जो हत्याएं हो रही हैं उसे जो है मजहबी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। देयर इज नो रिलीजन इन इट। ऐसे भंगेरियों गंजेरियों को, भाजपा वालों, मत दो कोई भी पद, और पद देते हो तो इनको बोलो घर में अपनी बीवियों से बात करें, ये पब्लिक में कुछ बयान ना दें इस तरह के बेहूदे। लोग मर रहे हैं। आधार कार्ड देखने वाले जो टेररिस्ट थे वो क्या पैन कार्ड उनका लिंक करवाने आए थे? मनोज सिन्हा बताएं मुझे कि जिन टेररिस्ट ने 4 लोगों को खींचकर आधार कार्ड देखकर गोली मार दी,
वो आधार से उनका पैन लिंक करवाने आए थे। ये किस तरह के बेहुदे लोग इतने ऊंचे पदों पर बने हुए हैं। इनकी लालसा होती है कि मेरा इंटरव्यू भाई द हिंदू में छप जाए, मेरा इंटरव्यू द इंडियन एक्सप्रेस में छप जाए। और वहां जाते ही, और देखिए इसका जो इंटरव्यू लिया है वो कोई सीनियर असिस्टेंट एडिटर ने लिया है। आप सोचिए, ये कोई बहुत बड़ा पद नहीं है। नॉर्मली जब इस तरह के पद पर जो सुशोभित होते हैं लोग, जो एलजी है, जो गवर्नर है, जो प्रधानमंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका हमेशा साक्षात्कार जो लेता है वो एडिटर लेवल का आदमी लेता है। इनको छपने की इतनी चुल्ल थी कि किसी ने इंटरव्यू ले लिया और वहां पे गए और उसी मोहे अपने ही रंग में रंग दे निजाम, ये हो गए वहां पे सेकुलर और बोलने लगे नहीं नहीं नहीं, इसमें रिलीजन के चश्मे से तो जी देखना ही नहीं चाहिए। सरकार अभी भी सत्य से भाग रही है। ये जो दोगलापन है ना मनोज सिन्हा जैसे लोगों का, और दुख हो रहा है मुझे, क्योंकि ये बोल रहा है कि बड़े वेल क्वालिफाइड व्यक्ति हैं। ऐसे क्वालिफाइड व्यक्ति जब इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो वो ऐसा नहीं, वो आदमी वहीं पे बैठा हुआ है, वो सत्य को निकटता से देख रहा है। आधार कार्ड मांग करके गोली मारी जा रही है और तुम इतने बुद्धिहीन हो, विवेकहीन हो, विवेक शून्य हो कि तुम कह रहे हो कि नहीं 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 नहीं, इसमें तो रिलीजन नहीं देखना चाहिए। सत्य को देखते हुए, सत्य के बीच रहते हुए सत्य को नकारना अनभिज्ञता नहीं, धूर्तता है। और ये आदमी या तो धूर्त है या फिर जो सेंटर को जो तृप्तिकरण का चढ़ा हुआ है ना, अभी तृप्तिकरण के जो लिटिल लिटिल ये लोग टिका रहे हैं, उसी का परिणाम है कि इनको वहां से आदेश होगा कि आप इस तरह के स्टेटमेंट मत दीजिए, हम जो है पूरे देश को सेकुलर बनाने में लगे हुए हैं। ये उसी का कारण है। ये दोगली राजनीति जो है भाजपा की, उसका हिस्सा है कि तुम एक बार 1 जनवरी में कश्मीर फाइल्स का तुम पूरा गंग हो एकदम, अरे गजब क्या फिल्म बना दी है भाई, कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो तो बाहर आना ही चाहिए। और 2 जनवरी में तुम बोले कि नहीं नहीं, ये हत्याएं जो कश्मीर में जो हिंदू मर रहे हैं उसको रिलीजन के एंगल से नहीं देखना चाहिए। एकदम क्लासिक केस ऑफ दोगलापन, जिसके लिए मोदी जी ये कहते हैं हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। तो ये वाला है यहां पर, और मैं चाहूंगा कि वो मोदी जी का एक बार बजा ही दिया जाए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब प्रश्न यह है कि आतंकी ये कर क्यों रहे हैं, तो उत्तर स्पष्ट है, भयाक्रांत करना है। जो अभी तक जो नीति रही है कि सरकार कम से कम कह रही है, कर कुछ भले नहीं रही है कश्मीरी हिंदुओं को वहां पुनर्वासित करने के लिए, लेकिन कहती हुई दिखती है कि ना हम वहां पे बसाएंगे। और ये कहना उनका तभी होता है जब थोड़ा सा कहीं कुछ कश्मीरी हिंदू कुछ बोलते हैं या कहीं कोई इंसिडेंट हो जाता है तब, या कोई कश्मीर को लेकर के उनसे सवाल पूछ दे, जब मुंह में माइक ठूंस देता है तब बोलते हैं कि नहीं नहीं हम लोग करना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हैं कश्मीरी हिंदुओं के लिए मुझे नहीं पता। मुझे तो कहीं कुछ दृष्टिगोचर होता नहीं दिखता है कि इनका एक्चुअल में रोड मैप कुछ है कि नहीं है। अब ये बोल दें कि नहीं हम 50 साल का लेकर आगे चल रहे हैं कि 30-40 साल आधार कार्ड देख देख कर मरवाते रहेंगे हिंदुओं को, और उसके बाद एक दिन जो है इनको दया आ जाएगी मुसलमानों को जो आधार कार्ड देखते हैं, बोलते हैं नहीं यार अब आधार कार्ड नहीं देखेंगे, अब तो सब चीज ऑनलाइन हो गया है, तो अब यार छोड़ो यार, कितनी हत्याएं करना, आने दो इन लोगों को बसने दो। तो हो सकता है कि भाजपा ये वाला रोड मैप लेकर चल रही हो। ये बता रहे हैं आतंकी कि हिंदूज आर नॉट वेलकम। मैंने बताया आपको कि मैं कश्मीर गया था, वहाँ पे हम सिर्फ जो बाहरी लोग हैं नॉन कश्मीरी जो वहाँ आते हैं, हम सिर्फ इनके लिए पैसा कमाने का मार्ग है। इन्फ्लेटेड मतलब बिल्स होते हैं इनके, आप इनके होटलों में जाओ, वाहियात सर्विस है, एकदम बेकार सर्विस। और मैं बता रहा हूं आपको कि मैं 8,000 रुपये वाले कमरे में रुका हूं वहां के। खाना उनका घटिया है, बहुत ही घटिया खाना देते हैं, और आपको फील करवाएंगे कि यू आर नॉट वेलकम यार, पैसा दो और चलते बनो। एक जगह पासवर्ड जो था इनके वाईफाई का FO123 था, फकॉफ 123, और एक जगह था 0786 रूम सर्विस का।
ये सब बताता है कि आपको सटल तरीके से बताया। नॉर्मली क्या होता है रूम सर्विस का नंबर या वाईफाई का पासवर्ड क्या होगा, होटल का नाम होगा, उसके साथ 1 2 3 या जो भी रहता है। ये फक ऑफ 1 2 3 कौन रखता है? क्योंकि उनको पता है ना कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो हिंदू ही हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं इतना पैसा खर्च करना, और उनके लिए पासवर्ड है। और रूम सर्विस का नंबर 0 होता है, 1 होता है, 9 होता है, 999 होता है, जो आसानी से स्मृति में आपके रहे। वो 786 कौन रखता है भाई? ये रखते हैं वहां पे। तो ये बताते हैं यू आर नॉट वेलकम, तुम आओ, पैसा खर्च करो और जाओ, हमारे लिए पैसा बनाने का माध्यम मात्र हो तुम। तो वहां पर आप पुनर्वास की जब योजना बनाते हैं तब तो ये क्लोज रेंज से गोली मारेंगे ही और आपका आधार कार्ड जो है वो पूछेंगे ही। चुनाव की भी तैयारी चल रही है कि वहाँ लोकल बॉडी इलेक्शंस होने वाले हैं और उसके बाद फिर हो सकता है कि विधानसभा के भी चुनाव जो है आने वाले 1 साल 2 साल 5 साल में जब भी हो, तो एक माहौल बनाने की चेष्टा की जा रही है। और वहाँ पर लोगों में बार बार सरकार यह पुश कर रही है कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कुछ कर रहे हैं, हम स्टेबल बनाएंगे रीजन को, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो है ख़त्म होगा। तो इस कारण से उन लोगों की जो दुकान चला करती थी इन आतंकियों के कारण, तो वो अपनी दुकान को लूटते हुए देख रहे हैं कि भाई अब तो हमारा दुकान बंद हो जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि कभी भी ये क्षेत्र जो है वो सामान्य हो पाए, और यही कारण है कि अब ये लोग क्लोज रेंज से ये लगातार टारगेटेड किलिंग्स अभी ये बढ़ेंगी, अभी आपको ये बढ़ती हुई दिखेंगी। ज्यों ही सरकार कुछ करना चाहेगी तब टारगेटेड किलिंग्स बढ़ती हुई दिखेगी। तब आपका प्रश्न होगा कि अजीत जी आप दोनों बात बोल रहे हैं कि सरकार करना चाह रही है, सामान्य बनाना चाह रही है जगह को, और आप कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार दोगली है। मेरा यह कहना है कि सरकार जब सामान्य बनाने की प्रक्रिया को अंजाम देती है, उसमें लग जाती है, तो हमें दिखता है कि नहीं चेष्टा की जा रही है और वो नॉर्मलाइज करने की बातें हो रही है, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, विकास के कार्य होंगे, टनल्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, तब उसका सम्मान करता हूं मैं। लेकिन वही सरकार जब आंख के सामने आधार कार्ड मांग मांग कर केवल हिंदुओं की या नॉन कश्मीरीज की क्लोज रेंज से हो रही हत्याओं पर यह कहती है कि नहीं नहीं इसमें रिलीजन तो है ही नहीं, तब मैं कहता हूं कि ये दोगलापन है। तो दोनों चीजों को आप एक साथ देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि नहीं नहीं सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार अच्छा काम जो कर रही है उसे भी मैं बोलूंगा, और जहां पे सरकार की नीतियां दोगली हैं वो भी मैं बोलूंगा। तो इसको इसी चश्मे से, मतलब अलग अलग चीजों को, अलग अलग घटनाओं को अलग तरह से आपको भी देखना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर लक्षण को पहचान कर बीमारी पर बात नहीं की गई तो आप बीमारी का निराकरण नहीं कर सकते हैं। वह क्षेत्र निरोग नहीं हो सकता जहां पर आप बोल रहे हैं, मतलब घाव में कीड़े पड़ गए हैं, बुलबुला मतलब निकल रहे हैं, वो आपको दिख रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे नहीं 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 ये तो ऐसे ही चोट है जी, इसमें कीड़े कहाँ हैं, ये कीड़े नहीं है, ऐसे कहकर आप नकार रहे हैं उस आतंकवाद को, तब आप उस बीमारी को कभी भी उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें अवश्य बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।